हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल ऑफ केटी क्लासेस। जैसे मैंने बोला था कि मैं प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की सीरीज ला रहा हूं, क्लास 12th बोर्ड की और क्लास 10th बोर्ड की। देखो, आज हमें डिस्कस करना है केमिस्ट्री का क्लास 12th का 2023 का पेपर। कौन सा करना है? 2023 का पेपर जो लास्ट ईयर हुआ था, उसका भी कौन सा कोड है? सेट 156 1। अलग अलग कोड दिए हैं, मैं सारे कोड के आंसर डिस्कस करेंगे हम, है ना, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सके। चलिए मिलते हैं। आई थिंक यूट्यूब पर पहली बार हो रहा है कि सारे के सारे क्वेश्चन जो सेट है उनके सॉल्यूशन करवाए जा रहे हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, ये हिंदी वालों के लिए आ गया। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एमसीक्यू क्वेश्चन है। द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। देखो, जो पॉलीमर का, याद रखना ये तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। जो पॉलीमर का आपको एनसीईआरटी बुक में भी या फिर प्रदीप की बुक है उसमें भी गिवन है। जो मोलर मास है पॉलीमर का और प्रोटीन का, कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाला जाता है? वो होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होती है? पाई इज इक्वल टू सी आर टी, यही होती है भाई। पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी क्या होती है? कंसंट्रेशन। आर कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट। टी टेम्परेचर। पाई क्या? प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। सी को हम यू लिख सकते हैं एन बाई में वी, कंसंट्रेशन। और एन को क्या लिख सकते हैं? मोल्स है किसके? सोल्यूट के। ये क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट। और इस केस में क्या हो जाएंगे? पॉलीमर के। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये आ गया आपका पोलर मोलर मास ऑफ किसका? पॉलीमर का। तो पाई किसके बराबर हो जाएगा? स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम इनटू में वी इज इक्वल टू सी आर टी। सी आर टी, ये आपका क्या आ गया? मोलर मास ऑफ पॉलीमर। ये क्वेश्चन फर्स्ट आपका हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू ऑफ द पीपल लिविंग एट द हाई एल्टीट्यूड। ये सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन है ना। कहाँ से? सॉल्यूशन चैप्टर से। जैसे आप जमीन से ऊपर तक जाते हो तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि वहां पे क्या हो जाता है? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है। हमें पता है हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सोल्यूबिलिटी के। जितनी ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? वहां पे गैसियस की अमाउंट होगी। प्रेशर लो तो गैस का अमाउंट कम हो जाता है। तो ये आंसर आएगा इसका सी। आगे चलते हैं भाई, ये हिंदी का आगे, ये इंग्लिश वाले आगे। करेक्ट आंसर ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो सेकंड है। अब सेकंड है, पहले थर्ड हुआ करता था, नया सिलेबस हो गया ना। इसको बोल रहा है कि इसको सेल रिप्रेजेंटेशन करो। सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचान लो। Zn पॉजिटिव में जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन। भाई ये तो कोई भी बता देगा जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है ना, ऑक्सीडेशन। और 2Ag2 पॉजिटिव Ag में जा रहा है, ये हो गया अपना रिडक्शन। वाओ, बहुत बढ़िया। अब देखो, पहले ऑक्सीडेशन लिखा जाता है ऐसे, Zn किस में चेंज हुआ? Zn2 पॉजिटिव में। उसके बाद दो एरो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सोल्ट ब्रिज को। उसके बाद Ag पॉजिटिव किस में चेंज हुआ? Ag में। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है क्या? यस, ऐसा ऑप्शन होगा फोर्थ आंसर। ऐसा है तो डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। डेल्टा जी एंड ई नोट सेल फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है डेल्टा जी। देखो पता है स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। और डेल्टा ई क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर आपसे डेल्टा एच पूछ ले तो वो कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। डेल्टा एस पूछ ले वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। डेल्टा जी होता है गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा ई होता है चेंज इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डेल्टा एच होता है एंथैल्पी का चेंज। और डेल्टा एस होता है एंट्रोपी का चेंज। तो क्या दिख रहा है? डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा ई पॉजिटिव। आई थिंक ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इफेक्ट बाय द कैटलिस्ट। देखो, कैटलिस्ट से जो इफेक्ट होता है, काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, कौन सी इफेक्ट होता है? कौन इफेक्ट होता है कैटलिस्ट डालने से? ई ए ई। ए ई क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी ये क्या हो जाती है? बाय एडिंग कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है? डिक्रीज। और प्रोसेस क्या? फास्ट हो जाती है। तो ई ए आंसर आना चाहिए। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, देखो जिसको नो लीनियर काइनेटिक्स भी वो तो सीधा कहेगा 1 और 1 2 हो जाएगा ऑर्डर, लेकिन नहीं। ये रिएक्शन क्या होती है? सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, तो सनलाइट इफेक्ट करती है इस रिएक्शन को। और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती। तो ये आंसर क्या है? जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। द मोस्ट कॉमन एंड द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड इज +3। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है।
कंपाउंड ऑफ ये और ये कैसा आइसोमेरिज्म शो करे। अच्छा ठीक है, देखो जरा ध्यान से देखना, इसमें अगर मैं बात करूं इसको पानी में डालूंगा तो कौन से आयन दिखेंगे, एक तो Br नेगेटिव के आयन और एक पूरा ये कॉम्प्लेक्स दिखेगा। वहीं अगर मैं यहाँ डालता हूं तो SO4 2 नेगेटिव के आयन और पूरे कॉम्प्लेक्स के, तो आयन ही चेंज होंगे, तो इसका सीधा आंसर आएगा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट मेथड। देखो सिंपल जो RF को अगर हमें सिंथेसिस करना है तो नॉर्मल मेथड से हम सिंथेसिस नहीं कर पाते, क्योंकि ये हाईली क्या होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक रिएक्शन करवाते हैं, जैसे RCl की उसकी AgF से करवा दी, क्या बनता है RF प्लस में AgCl। इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो एल्काइल फ्लोराइड की प्रिपरेशन के लिए स्वार्ट्ज रिएक्शन का यूज होता है, ठीक है। इन द रिएक्शन ऑफ ROH प्लस में HCl, पहले तो ये रिएजेंट है लुकास रिएजेंट, लुकास रिएजेंट याद करो, टर्बिडिटी अपीयर होती है, टर्बिडिटी अपीयर होती है, और इंटरमीडिएट बनता है भाई, इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट डिसाइड करता है कि फास्ट किस में होगी। तो रिएक्टिविटी सबसे पहले होगी टर्शरी की, सेकेंडरी की, प्राइमरी, क्योंकि ये पता है भाई, ये आपको पता है ना, ये पॉजिटिव ये टर्शरी, इससे ज्यादा स्टेबल होता है कौन, ये वाला कम स्टेबल होता है, ये सेकेंडरी वाला है, और इसके बाद कौन सा होता है प्राइमरी वाला, और उसके बाद मिथाइल ग्रुप। तो ये सबसे ज्यादा क्या आंसर आ जाएगा 10th का। इजी सा होता है यार, बड़ा पढ़ रखा है ना तो बड़ा इजी लगेगा। ये क्या कहता है क्वेश्चन, अच्छा ऐसी रिएक्शन करवाई उसने CH3C डबल बॉन्ड NH2 की, पहली इसकी रिएक्शन करवाई किससे, NaOH से। NaOH बेस है तो पक्का ही हाइड्रोजन को पकड़ेगा, ये लीजिए मैंने नाइट्रोजन के साथ लगी हुई हाइड्रोजन को पकड़ा दिया और यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अगली स्टेप में क्या डाला है, Br2 डाला हुआ है, वाव मजे आ गए, CH3C डबल बॉन्ड NBrH। देखो NaOH अभी भी प्रेजेंट है तो फिर से एक हाइड्रोजन भी जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, Br और नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या होता है रीअरेंजमेंट, कैसा रीअरेंजमेंट, देखो ये CH3 कहाँ यहाँ घूम जाएगा और ये Br का बॉन्ड यहाँ बनता क्या है, CH3 NH, CH3 NH क्या बनेगा डबल बॉन्ड, क्या है ये डबल बॉन्ड, कहाँ आ गया, रुक जाओ एक मिनट, ये यहाँ घूमा ना डबल बॉन्ड, रुक जाओ ये आ गया यहाँ पर, ये बनता है। इसके बाद इसमें क्या डाला हुआ है, इसके बाद इसमें क्या डाला हुआ है, एल्कोहलिक मीडियम, कोई भी ROH डाल दो, ये लो ROH एल्कोहलिक मीडियम डाल दिया, बन जाएगा क्या CH3NH2 और प्लस में क्या बाहर निकल जाएगा C डबल बॉन्ड OR, ये बार आपको निकल के प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा। तो क्या बना हमारा, क्या बन रहा है, कोई ऐसा ऑप्शन है, यस ये हम ऑप्शन है, इसका नाम होता है रिएक्शन का होफमैन, होफमैन ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड रिएक्शन, होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन होता है इसका नाम, ठीक है। अगली रिएक्शन क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज लीस्ट बेसिक। देखो लीस्ट बेसिक, बेसिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। अब LP किस में प्रेजेंट है, यस इसमें प्रेजेंट है, ये रे लोन पेयर, इसमें प्रेजेंट है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, लेकिन इसमें आप देखोगे तो ये लोन पेयर क्या होंगे, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, मतलब क्या वो बेसिसिटी के लिए इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे। तो सबसे क्या होगा लिस्ट बेसिक, सबसे ज्यादा कौन सा होगा डी वाला, अगर ऑर्डर पूछ लेता तो DAB, क्योंकि दोनों CH3 ग्रुप है तो डोनेटिंग पावर बढ़ जाएगी। उसके बाद कौन सा होगा C, ये आपका ऑर्डर पूछ लेता, वैसे आंसर इसका आएगा C। अगला क्वेश्चन कहता है द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन्वॉल्व इन द ग्लूकोज अमाइलेज, अमाइलेज में होती है कौन सी, अल्फा 1 अल्फा 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अल्फा 1 अल्फा 1 4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। C1 से C6 होती है, C1 से C6 होती है अमाइलोपेक्टिन में, ये भी स्टार्च का पार्ट है। बीटा 1 4 होती है, बीटा C1 से C4 बीटा लिंकेज होती है सेलुलोज में, ये होती है सेलुलोज में। यहाँ पूछा है किसका, अमाइलेज का, तो इसमें कौन सी होगी C1 से C4 लिंकेज, ठीक है। अगला पार्ट है अल्फा हेलिक्स ऑफ, अल्फा हेलिक्स किससे डिनोट करता है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर से, इसका मतलब कहीं प्रोटीन दिख रहा है, यस पॉलीपेप्टाइड मुझे दिख गया तो आंसर ये। अगला क्वेश्चन कहता है भाई, बहुत असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन आगे। देखो ये क्या कहता है, NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, क्या है ये NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग।
ये सही बात है कि NH2 ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बिल्कुल सही बात है, असर्शन तो करेक्ट है। एनिलीन डज नॉट गो अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये रीजन की स्टेटमेंट ट्रू है, बट ये इसका रीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो NH2 का अगर ये रीजन होता कि ये रेजोनेंस में जाके ऑर्थो के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है और मेटा पैरा के ऊपर बढ़ा रहा है, वो इसका रीजन है। दैट्स इज व्हाई ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। हाँ, ये बात सही है कि एनिलीन नहीं देता ये रिएक्शन, पर ये इसका रीजन नहीं है कि NH2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो ऑप्शन ए असर्शन ठीक है, बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो 15वें का बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद कहता है ये एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन गिव मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। ये हमारा एनिलीन है, ये हमारा क्या है, एनिलीन। अरे थोड़ा नीचे है क्या? कोई बात नहीं, मैं थोड़ा नीचे रख करके बना दूंगा, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा। ये हमारा एनिलीन है, इसकी एसिटाइलेशन करवाइए, ये लीजिए एसिटाइल ग्रुप, इससे करवा दो, क्या फर्क पड़ता है, एसिटिक एनहाइड्राइड से करवा दो। इसका मतलब क्या बना लेगा ये NH C डबल बॉन्ड CH3, ये देगा इसका मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है, असर्शन ठीक है। एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH CO3 ग्रुप इज मोर देन दैट ऑफ अमीनो ग्रुप, ये बिल्कुल ही गलत बात है, बिल्कुल ही रॉन्ग बात है, ना ही इसका ये रीजन है, और ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि देखो एक NH2 ग्रुप है, अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, और एक कौन सा लगा हुआ है, NHC डबल बॉन्ड OCH3। ये पक्का ही पता है कि ये अपने क्या COCH3 कैसा ग्रुप है, -M, मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये एक्टिवेटिंग नहीं, ये डीएक्टिवेट करेगा। लेकिन NH2 तो क्या एक्टिवेट करेगा, तो एक्टिवेटिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, एनिलीन की, उसके बाद क्या होगी, NHCO3 की। तो असर्शन बी, रीजन आर तो स्टेटमेंट भी गलत और ट्रू रीजन भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन आई थिंक कौन से बारे में होता है, assertion एंड रीजन, assertion ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी 16th का सी। 17th कहते हैं द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज H2 प्लस यस, ये वन दिख रही है हमें, अपीयर्ड कैसी अपीयर हो रही है, जब एक मोलिक्यूल इसका रिएक्ट करे तो ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2, बिल्कुल सही बात है। ये 2 मोलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट आर इन्वॉल्वड इन द, यस, ये इसका रीजन भी सही है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। असर्शन लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर रेयरली ऑब्जर्व्ड, टेट्राहेड्रल के लो स्पिन बिल्कुल रेयरली ऑब्जर्व्ड होते हैं। क्यों? रीजन भी सही है, देखो ये होता है, ये इसका स्प्लिटिंग डायग्राम होता है, CFT डायग्राम, जो इसमें एनर्जी गैप होता है वो बहुत ही क्या होता है, स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस होती है, तो अपना इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ चला जाता है, वो कैसे कॉम्प्लेक्स बना देता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो रीजन भी सही है, असर्शन भी ठीक है, ऑप्शन ए जो ऊपर होता है वो बिल्कुल सही है। 19th क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज हेनरी लॉ, हेनरी लॉ सीधा सा कहता है, हेनरी लॉ डिफाइन एज, हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ कहता है सोल्यू solubility of gas in liquid is directly directly proportional to pressure applied। तो प्रेशर एक इनका मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए एक्स बी, ये किसके पार्टिकल है, सोल्यूट ऑफ गैस। तो पी ए के एच इंटू में एक्स बी, ये एक्सप्रेशन होता है किसका, हेनरी लॉ का। अब एक एप्लीकेशन क्या है, वही हमने एप्लीकेशन एक पढ़ी भी है, जब हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड पे क्या होता है, अगर हम ऊंचाई पे जाए तो हमें क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, लेस ऑक्सीजन होते हैं। क्यों लेस ऑक्सीजन क्यों होता है, वहां पे क्या होता है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आप एप्लीकेशन उसकी लिख सकते हो। एट हायर एल्टीट्यूड लेस ऑक्सीजन प्रेजेंट, क्यों, क्योंकि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो सीधी सी बात होगी, अगर प्रेशर कम है तो उसके एक्स भी कम होंगे, मतलब क्या, उसके जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है या गैस प्रेजेंट है वो भी क्या होगी, कम होगी। एप्लीकेशन बता दी। ये क्या कहता है, ऑन डिल्यूटिंग टू इलेक्ट्रोलाइट ए और बी, डेल्टा एम, ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रोलाइटिक से पूछा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है। ए इंक्रीजेस 25 टाइम, बी इंक्रीजेस 1/5 टाइम, पूछा है कौन स्ट्रॉन्ग होगा। देखो जब हम क्या कहते हैं, अगर हम डिल्यूट करते, एक बार ए को डिल्यूट करा, एक बार बी को डिल्यूट करा, जब डिल्यूट करने पर क्या होता है, जिसकी कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा बढ़ती है,
वीक इलेक्ट्रोलाइट की। वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी ज्यादा हो जाती है डिल्यूट करने पर। क्यों? क्योंकि पहले वो आयंस में टूटते नहीं होते, जैसे हम पानी डालते, डिल्यूट का मतलब है पानी डालना, वो क्या आयंस में टूट जाते हैं, तो इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसका मतलब हमारा ए जो 25 टाइम इंक्रीज हुआ है, एक ऐसा है वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक ऐसा है वीक इलेक्ट्रोलाइट, और जो हमारा बी है वो क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो उसने क्या पूछा, विच वन टू इज स्ट्रॉन्ग, तो बी हमारा क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सही है। उसके बाद इसके ऑप्शन में क्वेश्चन दिया है द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ द कॉलम इज इतना, अच्छा NOH, उसके बाद डायमीटर दे रखे इतना। देखो कैलकुलेट कंडक्टिविटी, आर का फॉर्मूला पता है क्या होता है, कैलकुलेट कंडक्टिविटी, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। रो क्या है रेजिस्टिविटी, अगर इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल करे तो क्या हो जाता है कंडक्टिविटी। आर इज टू 1/k एल अपॉन में ए, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल बाय ए इंटू में आर, इसके वैल्यू पुट करनी है। अब लेंथ दे रखी है मेरे पास कितनी 50 सेंटीमीटर, मेरे पास एरिया गिवन नहीं है, ए क्या है मेरे पास एरिया, ये तो मेरे पास गिवन ही नहीं है भैया जी। तो एरिया के लिए क्या करते हैं पाई आर स्क्वायर, एरिया के लिए हम क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू नहीं दे रखी, तो डायमीटर का हाफ क्या होता है रेडियस, तो 0.5 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। इससे एरिया क्या आ जाएगा पाई मल्टीप्लाई में 0.5 का स्क्वायर। सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास के कुछ ऐसा नजर आएगा, एल कितना दे रखा है 50, उसके बाद एरिया दे रखा है ये रहा पाई 3.14 इंटू में 0.5 मल्टीप्लाई में 0.5, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ मेरे पास जगह कम है, और 50, आंसर आ जाएगा 229.6 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपका पास आंसर आ जाएगा, सही है। अगली एक रिएक्शन दी थी जो कि डी ब्लॉक से है 2MnO4, ये क्या है पर मैग्नेट, ये क्या है पर मैग्नेट KMnO4 टाइप है। इसकी NO2 से रिएक्शन करवाई और एसिडिक मीडियम में, देखो एसिडिक मीडियम में करवाई तो ये क्या हो गया यहाँ पर रिड्यूस्ड हो गया। ये क्या कर, ये कैसा काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो क्या करते हैं खुद का रिडक्शन दूसरों का ऑक्सीडेशन, इनने NO2 नेगेटिव का ऑक्सीडेशन करके किसको चेंज कर दिया NO3 नेगेटिव। N यहाँ पे किस में स्टेट में है +3 में, और यहाँ किस में है +5 में, तो क्लियरली ऑक्सीडेशन हुआ, MnO4 नेगेटिव का रिडक्शन हुआ, और रिएक्शन कुछ इस प्रकार से थी। Cr2O7 4H पॉजिटिव की प्रेजेंस में क्या होता है यहाँ पर H पॉजिटिव क्या चेंज हो गया भैया ऑक्सीडेशन होके इसमें चला गया, और Cr2O27 का क्या होगा रिडक्शन, वो किस में चला गया Cr3 पॉजिटिव के, तो रिडॉक्स रिएक्शन करके दिखानी थी यहाँ पर, ये था और कुछ भी नहीं था। ये रिएक्शन क्या कहती है, जब हमने क्या करा यहाँ देख लो नीचे देख लो CH3CHOH को CH3PCl5 से मिलाया, ये तो बहुत आसान सी रिएक्शन है, इसमें क्या है इसका क्या बन गया ये इसको Cl यहाँ पे और साथ निकलता है POCl3, उसका कुछ लेना देना है नहीं। जब इसको रिएक्शन करवाया AgCN से तो क्या बनता है CCNC, ये ध्यान रखना CN मत लगाने ना NC बनता है। अगर इसकी रिएक्शन वो क्या करवा देता KCN से करवाता, KCN से, तब जाके मेरा क्या बनता ये, तो हमारा जो A बना वो यहाँ पे क्या बनेगा ये OH Cl लगेगा, और हमारा B क्या बनेगा NC, ये हमारा B बन जाएगा। उसके बाद ये क्या कहता है CH3CH2Cl KOH, अगर वो एल्कोहलिक KOH से करवा रहा है तो क्या बनेगा एलिमिनेशन, यहाँ पर क्या होगा एलिमिनेशन, जो A बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद HBr से करवाया है तो HBr किससे लगेगा यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, कौन सा रूल लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल, क्योंकि पेरोक्साइड नहीं दिया मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा। Br कहाँ जाएगा बीच में, और H कहाँ चला जाएगा यहाँ सराउंडिंग में, ये हमारा हो गया B, ये मेरा बी हो गया, मैं अलग से कलर से मेंशन कर देता हूँ, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा हो गया बी, और ये मेरा हो गया यहाँ पे एच लगा लेना दो, यहाँ पर 3H लगा लेना, और यहाँ ए, ये मेरा हो गया ए। ठीक है क्लियर है बात, आगे चलते हैं। फिनोल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल, बिल्कुल सही बात है। देखो क्यों क्या रीजन होगा, देखो फिनोल के ये फिनोल है, अरे ये मेरा फिनो, अरे यार फिर से वही चर्चाओं का विषय, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या है हम यहाँ कर लेंगे। देखो ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है फिनोल, जब मैं इसका एक H हटाता हूँ और एसिड, ये तो देखते हैं जो H दे दे हमें, और फिर से वही प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे कर देंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है करते रहो। ये इसके साथ हो गया। अब ये देखो ये जो नेगेटिव है ना ये रेजोनेंस में जा सकता है ऐसे, देखो
ऑक्सीजन, ये आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में यहाँ बना रहा हूँ इसके फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये आपको बना के आना है पेपर में। रेजोनेंस में 1 नंबर का है, चाहे रीजन लिख देना चाहे बना भी आना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये यहाँ पर रेजोनेंस में जाएगा, क्या जाएगा रेजोनेंस में, इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा स्टेबल। अगर ये स्टेबल हो गया तो पक्का ही फिनोल क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। आप ये सब बनाया ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ चलेगा, यहाँ पे यहाँ ट्रांसफर होगा, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनेंगे इसके। ये फिर आगे चलेगा, ये रेजोनेंस पक्का ही पता है कि क्या करती है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देती है। खुश हो जाएगा एग्जामिनर के बच्चे को आता है। फिर से रेजोनेंस में जाके ये ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। लेकिन एल्कोहल की बात करें, मान लीजिए ROH है, इसका आप H हटाओ तो RO नेगेटिव, कोई रेजोनेंस नहीं होगी। एल्कोहल में क्या होगी, नो रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस नहीं होगी। पर इस वाले फिनोल में क्या होगी, रेजोनेंस होगी, तो ये स्टेबल हो जाएगा इसके कारण। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ ब्रांचिंग। देखो इसका रीजन देखते हैं, ये मैं रफ कर देता हूँ, इसका रीजन देखते हैं। ब्रांचिंग के कारण बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम हो रहा है, देखो क्या रीजन होगा। देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वंडरवाल फोर्स किस पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, वंडरवाल किसके ज्यादा होती है, जब ज्यादा होगी एरिया के। और ब्रांचिंग की बात करूं तो ब्रांचिंग होने से क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अगर ब्रांचिंग बढ़ी तो सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम हुआ तो वंडरवाल फोर्स कम होंगे, वंडरवाल फोर्स कम हुए तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ये था रीजन। क्या कहता है अगले क्वेश्चन में, मैकेनिज्म बताओ इस रिएक्शन का। सही है भाई, बी का फर्स्ट इस वाले क्वेश्चन को करें, मैकेनिज्म देखने। देखो CH3CHOH, मैकेनिज्म देख लो भाई, मुझे क्या फर्क पड़ता है। 4 4 3 एलिमिनेशन हुई है। सबसे पहले ये लोन पेयर है वो क्या करेंगे, इस H को पकड़ेंगे, CH3CH यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन H ये लीजिए, क्या फर्क पड़ता है मेरे को। उसके बाद क्या होगा, ये वाला मॉलिक्यूल अब क्या होगा, बेस्ट लिविंग ग्रुप बन गया पानी की फॉर्म में। होगा क्या जनाब, होगा क्या जनाब, जरा ध्यान से देखना, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन को कुछ नहीं होगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आएगा और ये पानी क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन क्या बन जाएगा, ये लीजिए मेरा प्रोडक्ट बन के तैयार होगा, ये लीजिए मेरा प्रोडक्ट बन के तैयार होगा। ये था इसका मैकेनिज्म। राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन रिमन टिमर रिएक्शन। रिमन टिमर रिएक्शन की हम इक्वेशन लिख के बता देता हूं मैं आपको। मैं आपको रिमन टिमर रिएक्शन की इक्वेशन लिख के बता देता हूं, कैसी होगी ये देख लीजिए। रिमन टिमर रिएक्शन, एल्को फिनोल से कहानियां शुरू होंगी। ये क्या है, फिनोल, यहाँ पे क्या होगा, CH3 3KOH, इसकी प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, सैलिसैल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड बन जाएगा। ये थी रिमेंटिमर रिएक्शन, ठीक है। अगला है कार्बाइलअमीन रिएक्शन, करके बताओ भाई। कार्बाइलअमीन रिएक्शन कर देंगे, हमारा क्या फर्क पड़ता है, हमारे को क्या फर्क पड़ता है भैया। कार्बाइलअमीन रिएक्शन लिख के बताओ। ये कार्बाइलअमीन रिएक्शन देख लो, RnH2, ये टेस्ट होता है किसके लिए, प्राइमरी अमीन के लिए। ये देख लीजिए, इसमें क्या डाला जाता है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म डाला जाता है और ब्रैकेट एरो के ऊपर लिखा जाता है कौन, KOH। बना लेता है क्या ये, मान लीजिए कार्बन है, बना लेगा क्या, NC। फाउल स्मेल होती है इसकी, कैसी स्मेल होती है, फाउल स्मेल, बहुत ही गंदी स्मेल होती है। ये कौन देंगे, सिर्फ प्राइमरी अमीन देते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी नहीं होते। तो ये टेस्ट भी है किसके लिए, प्राइमरी को सेपरेट करने के लिए, सेकेंडरी और टर्शरी। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन कर लेते हैं भाई। डिट्टो एनसीईआरटी छाप रखी है पूरी बोर्ड के पेपर में, और कुछ नहीं दे रखा। इससे आसान पेपर क्या होगा भाई। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन देख लो, पहले थैलामाइड देखते हैं कैसा होता है। ये मेरा थैलामाइड हो गया, ये मेरा कैसा हो गया,
पैथैलामाइड, ये मेरा पैथैलामाइड हो गया। इसकी रिएक्शन करवानी है RCl से। लो जी RCl से करवा दो, क्या फर्क पड़ेगा, C डबल बॉन्ड यहाँ पे N, यहाँ पे R, और क्या निकल गया HCl बाहर निकल गया। अब इसकी रिएक्शन करवा दो NaOH से, NaOH से कुछ नहीं, ये देख लो, ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव Na प्लस में क्या बन जाएगा RNH2, अमीन बन गया हमारा। ले जी गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन होगी। अगला क्या कहता है भैया, राइट द केमिकल टू रिएक्ट द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। क्या कहता है ये, डी ग्लूकोज का हमें दिखाना है कि वो स्ट्रेट चेन है, तो इसकी रिएक्शन किससे कराओगे, I2 रेड फॉस्फोरस से। ग्लूकोज की रिएक्शन करवा दो, ये रहा ए, ये मेरा ग्लूकोज है, OH H, थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट साइड में आ जाएगा, OH 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 और अगला CH2OH। इसकी रिएक्शन करा दो I2 रेड फॉस्फोरस से। I2 रेड फॉस्फोरस जैसे करवाओगे ये क्या बना लेगा, CH3 CH2 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 CH3 N हेक्सेन बन गया। ये डिफाइन करता है कि ग्लूकोज के बाद स्ट्रेट चेन है। व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन, प्रोटीन के लिए कौन सी लिंकेज होती है, पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज अमीनो एसिड में, जैसे ये लिंकेज होती है NC डबल बॉन्ड O, इधर कुछ लगा होगा इधर कुछ लगा होगा, इस लिंकेज को बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल और नॉन आइडियल के बीच में क्या बताओ, डिफरेंस बताओ। ठीक है भाई, रफ करने दो, बता देते हैं। ये भी क्या है, ये भी क्या ही याद करेंगे, ये लो भाई, रफ तो करना पड़ेगा भाई, अगर आपको डिफरेंस देखना है तो इतना वेट तो करना ही पड़ेगा। यहाँ से मैं डिफरेंस लिखना शुरू करता हूँ, आइडियल और नॉन आइडियल, आइडियल और नॉन आइडियल, चार लिख देना बहुत है। फॉलो राउट्स लो, फॉलो राउट्स लो, राउट्स लो। दूसरा पॉइंट इसमें आप लिख सकते हो डेल्टा H, एंथैल्पी चेंज जीरो। थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिख सकते, थर्ड पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हो, थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये लिख सकते हो डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो, वॉल्यूम चेंज जीरो होगा। उसमें क्या लिख सकते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बिटवीन AA और BB इज इक्वल टू AB। जो इंडिविजुअल AA और AB की BB के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे वो किसके इक्वल हो जाएंगे, AB के, तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा प्रेशर में भी। यहाँ पे क्या कह सकते हो, डू नॉट फॉलो राउट्स लो, नॉन आइडियल फॉलो नहीं करते राउट्स लो को, डू नॉट फॉलो राउट्स लो। वाह बहुत अच्छी बात है, ना करो भाई। थर्ड क्या आता है, सेकंड आता है डेल्टा H नॉट इक्वल टू जीरो। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है डेल्टा V नॉट इक्वल टू जीरो। फोर्थ पॉइंट आता है जो AA और BB के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नॉट इक्वल टू AB, ये इक्वल नहीं होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये था आइडियल और नॉन आइडियल के बीच का डिफरेंस। अगला कहता है 30 ग्राम यूरिया डाला डिजोल्ड इन 840 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर, वेपर प्रेशर प्योर वाटर ऑफ द सोल्यूशन। अच्छा ऐसा दिया है, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, P नॉट A दिया है मुझे कितना, 23.88 mmg। एक फॉर्मूला आपको याद होगा, P नॉट A माइनस में PA डिवाइडेड बाई P नॉट A इज इक्वल टू XB। ये है रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ P नॉट A डिवाइडेड बाई PA, P नॉट A N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस में N2 ऐसा, या फिर NB डिवाइडेड बाई NA प्लस में NB। सारी वैल्यू आपके सामने लिख दे रहा हूँ, बस आपको पुट करनी है और आंसर निकालना है। 23.8 माइनस में PA डिवाइडेड बाई 23.8 इज इक्वल टू NB कितना आएगा मेरा 30 डिवाइड बाई यूरिया का मास, आई थिंक मोलर मास 60 होना चाहिए, NH2 फिर भी निकाल लेना, यूरिया का मोलर मास 28, 12, 4 और 16 कितना आ रहा है भाई
for 60 सही है। 60 डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय 60 प्लस में कितना पानी है 846 डिवाइडेड बाय कितना 18। ये सोल्व करने पर जो आपका पी ए आएगा वो आएगा कितना 23.55 mmHg। कितना आएगा 23.5 mmHg जो आपका आंसर है। ये आपको आंसर निकाल के आना था। ठीक है, ये आपका आंसर था। इजी है सारे क्वेश्चन, डिट्टो फॉर्मूला बेस्ड है बिल्कुल। रफ कर देते हैं ये वाला, रफ कर देता हूं मैं ये। चलो भाई आगे चलते हैं। क्या कहता है मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद Na एसीटोन। कौन सी रिएक्शन है फिंकलस्टाइन रिएक्शन। कौन सी है फिंकलस्टाइन CH3 चलिए मिथाइल क्लोराइड प्लस में Na डाला है, NaI डाला है एसीटोन की प्रेजेंस में, एसीटोन की। क्या करेगा ये इसको रिप्लेस कर देगा, आई यहाँ पे आ जाएगा और ये NaCl आ जाएगा। कौन सी रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन डायरेक्ट रिएक्शन से क्वेश्चन पूछे तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। फिंकलस्टीन रिएक्शन ठीक है। 2,3 डाइमिनरल्स अच्छा ऐसा डाला है उन्होंने। पहले ये देखो क्या होता है 2,4,6 ट्राई क्लोरो ट्राई Cl है, नाइट्रो लगाया हुआ है 2 पे 4 पे और यहाँ पर 6 पे। इसका रिएक्शन कराई है पानी के साथ, हाइड्रोलिसिस मतलब पानी। पानी आएगा तो Cl की जगह क्या आ जाएगा OH। कुछ नहीं था NO2, यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2, क्या ही फर्क पड़ता है। ये मेरा क्या बन गया पिक्रिक एसिड, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। एन ब्यूटाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH। ये लीजिए मेरा एन ब्यूटाइल क्लोराइड ट्रीट किया है एल्कोहलिक KOH। ये मेरा एल्कोहल इसके साथ KOH। कुछ नहीं एलिमिनेशन का प्रोडक्ट बनना है। क्या बनेगा एलिमिनेशन होगी, एलिमिनेशन E2 एलिमिनेशन होगी और प्रोडक्ट बन जाएगा ये एलिमिनेशन होगी प्रोडक्ट बन गया। अगला कहता है फिनोल टू पिक्रिक एसिड। ये मेरा फिनोल है, ये मेरा फिनोल है। इसकी रिएक्शन करवाई कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। जैसे ही कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन का यहाँ OH, यहाँ NO2, यहाँ NO2, यहाँ पे NO2, क्या बन गया पिक्रिक एसिड। ये लीजिए ये मेरा क्या है पिक्रिक एसिड। ये मेरा पिक्रिक एसिड पहला पार्ट हो गया। प्रोपेन प्रोपेन ऑन टू टू मिथाइल प्रोपेन। ये दिया है प्रोपेन प्रोपेन ऑन, ये है मेरा प्रोपेन ऑन। इसका निकालना है 2 मिथाइल प्रोपेनॉन। इसको ये बनाना है, क्या बनाना है ये बनाना है। कुछ नहीं रिएक्शन है, इसको रिएक्शन करा दो CH3 MgBr से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये। CH3 MgBr यहाँ एक्ट करेगा, ये CH3, ये देखो यहाँ पे O नेगेटिव CH3 इसका पानी हाइड्रोलिसिस करवा दो तो क्या बन जाएगा CH3 ये देख ले बन गया। फिनोल टू एनिसोल, कोई दिक्कत नहीं है। फिनोल टू एनिसोल पार्ट सी क्या है फिनोल से एनिसोल। ये मेरा फिनोल, इससे बनाना है एनिसोल OCH3। क्या ही दिक्कत है। ये लीजिए फर्स्ट स्टेप देखो, फिनोल में पहले डाल दो बेस KOH। इसका रिएक्शन क्या फिनोक्साइड आयन बना O नेगेटिव K पॉजिटिव। अब इसकी रिएक्शन कर दो CH3I से। ये देख लीजिए OCH3 प्लस में KI बन गया हमारा क्या एनीसोल। क्या बन गया एनीसोल। प्रोपीन टू प्रोपेन 1 बनाना है। इसकी रिएक्शन कब आएगी, कौन सा रिएक्शन होता है ये हाइड्रोबोरेशन। कौन सा रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन। प्रोपीन टू प्रोपेन 2 ये मेरा प्रोपीन, इसकी रिएक्शन करानी है प्रोपीन 1 से। ठीक है, इसकी रिएक्शन हुआ तो पहला रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन कैसी होगी देखो, इसकी रिएक्शन करा दो BH3 THF टेट्राहाइड्रोफुरान जो सोलवेंट होता है। इसकी रिएक्शन उसके बाद डाल दो इसमें H2O2 OH नेगेटिव कर दो भाई, ये बन जाता है आपका ये। या फिर आप क्या करवाओ दूसरा मेथड है, मेथड 2 से भी आप चल सकते हो। किसी का मन ये ना हो तो, किसी का मन ये ना हो तो आप ऐसे भी करवा सकते हो। ये लीजिए ए सिंगल है ये डबल है यहाँ पर,
यहाँ पर है, ये कुछ भी नहीं है, रफ करना पड़ेगा, दोबारा लिखना पड़ेगा। ये लीजिए मेथड नंबर 2, मेथड 2 फॉर पार्ट डी, मेथड 2 फॉर पार्ट डी। अब क्या करो, ये है आपके पास, आप इसमें डाल लो HBr परऑक्साइड की प्रेजेंस में, ये आपका क्या होगा, एंटी मार्कोनी को फॉलो करेगा। ये लीजिए Br। अब इसमें क्या डालो कि KOH डालो, एक्वस, एक्वस KOH डाल दो, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास आंसर। इससे जाओ, ऊपर वाले से जाओ, मेथड दोनों सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन बेंजोइक इज मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, ये देखो सी डबल बॉन्ड मेटा डायरेक्टिंग क्या है, देखो क्या क्यों मेटा डायरेक्टिंग है, रीजन देना है। देखो, अरे फिर से थोड़ा नीचे बनाओ भैया, यहाँ बना लो। ये सी डबल बॉन्ड OH, ये कैसा ग्रुप है, -M ग्रुप। -M ग्रुप मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेंजीन रिंग से। देखो अब इलेक्ट्रॉन कैसे खींचे जाएंगे, बना के सब कुछ दिखा सकते हो आप। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये यहाँ पर, क्या हुआ जनाब, हुआ कुछ ऐसा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए तो ये पॉजिटिव, और ये क्या है मेरे पास, ऐसा कुछ बनता हुआ नजर आएगा, O नेगेटिव OH। जब इसकी रेजोनेंस करोगे तो ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज ऐसे रेजोनेंस में जाएगा, O नेगेटिव OH। क्या हुआ भाई, ये यहाँ बॉन्ड शिफ्ट हो गया और कुछ नहीं करा। उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये आपका रेजोनेंस। तो आप रेजोनेंस करके इसका आंसर बताओगे, बढ़िया, एग्जामिनर को भी लगे कि पढ़ के आया बच्चा। फिर से रेजोनेंस करके आपस वही स्ट्रक्चर आपके पास कंप्लीट आ जाएगा, वही स्ट्रक्चर आपके पास कंप्लीट आ जाएगा। ये आपके पास स्ट्रक्चर कंप्लीट आ जाएगा। अब और आपको खास बात क्या देखनी है, खास बात क्या देखनी है आपको, ये देखो खास बात आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये मेरा अगर मेरा ये होता है स्ट्रक्चर, हे, ये मेरा ऐसा है, तो ये मेरा ये वाला ग्रुप क्या होता है, ऑर्थो, उसके बाद ये मेटा, ये पैरा। और जरा ध्यान से देखना, ये ऑर्थो ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और किस पे आ गया, पैरा पे। ये ऑर्थो पे पॉजिटिव हो गया, ये पैरा पे पॉजिटिव हो गया, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहाँ पे बच गई, मेटा पे। इसलिए जो सी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बेंजोइक एसिड, वो कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग। सही है। सोडियम बाइसल्फाइड यूज टू प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड, कोई ये क्यों यूज किया जाता है, देखो मान लीजिए कोई एल्डिहाइड है, ये लीजिए कोई एल्डिहाइड, अब इसके सोडियम बाइसल्फाइड कैसा है, ये रहा NaHSO3, ये सोडियम बाइसल्फाइड है, ये क्या कर सकता है, इसके साथ रिएक्शन कर सकता है, रिएक्शन करके क्या बना लेता है, कुछ ऐसा सा कंपाउंड बना लेता है, ये बना लेता है सोल्यूबल कंपाउंड। ये तो हो गया सोल्यूबल। पूछ रहा है प्योरिफिकेशन में क्यों यूज करते हैं इनकी, ये इसके साथ तो सोल्यूबल करता है पर डू नॉट डिजोल्व इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी को डिजोल्व नहीं करता। इसका मतलब इम्प्योरिटी क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, लेकिन ये क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। और वापस में जब क्या होता है, ब्रेक डाउन हो गए, फिर से इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट, और वापस से NaHCO3 बाहर। तो ये एक मेथड है प्योरिफिकेशन का, डेट्स वाई इसको यूज करते हैं। कार्बोक्सिलिक डू नॉट गिव कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल, क्यों कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन नहीं देता कार्बोनिल की, जरा ध्यान से देखना बोर्ड पर। COOH है, ऑक्सीजन है। एक्चुअली में क्या होता है, जो ये वाला ऑक्सीजन के लोन पेयर है ना, ये रेजोनेंस में चले जाते हैं, ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या रेजोनेंस में चले जाते हैं। वाओ, अगर ऑक्सीजन के लोन पेयर रेजोनेंस में चले तो एसिड अपनी करेक्टरिस्टिक भूल जाता है, वो वैसा कार्बोनिल जैसा काम नहीं करता, बिकॉज ऑक्सीजन लोन पेयर, ऑक्सीजन लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप के साथ किसमें चल जाते हैं, रेजोनेंस में, इससे वो एक्टिविटी अपनी शो नहीं करता। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जनाब, अगला सवाल बोर्ड पर ये रहा। अगला सवाल कहता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, मान लिया जी ए है, उसका फॉर्मूला क्या है C3H8O, कोई बात नहीं, वी ट्रीटमेंट विद कॉपर एट 577 केल्विन, बी देता है, बी डज नॉट रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन, जो फैलिंग नहीं देते इसका मतलब वो क्या है, कीटोन टाइप हो सकता है, एल्डिहाइड वो हो नहीं सकते। इसका मतलब अगर मुझे कीटोन बनाना है तो 3 कार्बन का तो मेरा ऐसा कीटोन बनेगा, अरे भाई ऐसा कीटोन बनेगा, कैसा, ऐसा, मेरे पास ऐसा कीटोन बनेगा। इसका मतलब ये क्या है, बी होने के चांस है, बट इट गिव ए येलो प्रेसिपिटेट, इट गिव येलो प्रेसिपिटेट कंपाउंड सी।
ये येलो एसिड देगा, H2I के साथ रिएक्शन करवाएंगे, कौन सा एडोफॉर्म रिएक्शन, कैसी होगी, CH3COO नेगेटिव, Na प्लस में क्या हो जाएगा, बोलो यार क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बोलो यार, CHI3, ये बन जाएगा। B do not reduce spellings but give a yellow precipitate of compound C with, बट गिव, बी तो रिड्यूस नहीं करता फेलिंग सोल्यूशन को, बट येलो प्रेसिड देता है कंपाउंड, कंपाउंड सी विद एन, कंपाउंड सी बनाता है आफ्टर I2NaOH के साथ, सही है। तो कंपाउंड ए कौन सा होगा, एक कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला ये C3H8 ऑन ट्रीटमेंट विद कॉपर, कॉपर के साथ ट्रीटमेंट करना है तो बी ये बनेगा। अब ये कैसे बनेगा ये तो जरा देखो, ये क्या होगा कंपाउंड, कंपाउंड कौन सा ए कैसा होगा, अब ये भी किससे बना होगा, जब इसकी रिएक्शन करवाई Cu 573 कैलोरी, किसकी रिएक्शन करवाई कि हमारे पास ये आ जाए, तो इसकी रिएक्शन करवा दो सेकेंडरी अल्कोहल की, अरे सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन करवा दो तो ये बन जाएगा, ये मेरे पास कैसा हो गया, अरे ये मेरे पास क्या है ए है, ये मेरा क्या है ए, और ये मेरे पास क्या है बी, और ये मेरे पास क्या है सी, इन दोनों में से क्या हो जाएगा सी, A B C ये बन गए। अगली बात क्या कहते हैं, व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज प्लस में ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज, और माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो क्या बन जाएगा भैया, हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा बोलो यार, ग्लूकोज प्लस में ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस में ग्लूकोज, क्योंकि दो ग्लूकोज जब ज्वाइन होते हैं तो बनता है माल्टोज, और ग्लूकोज प्लस में ग्लैक्टोज जब ज्वाइन होते हैं तब क्या बनता है लैक्टोज, तब क्या बनता है लैक्टोज। गिव द बेसिक स्ट्रक्चर डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज, स्टार्च क्या है, इसमें लिंकेज होती है अल्फा, C1 से C4 अल्फा, और C1 से C6 अल्फा, इसमें ऐसी लिंकेज होती है, लेकिन सेलुलोज में क्या होती है, क्योंकि ये वाले पार्ट कौन सा होता है अमाइलोज, और ये वाला क्या होता है अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन, और सेलुलोज में होती है C1 से C4 बीटा लिंकेज, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। अगली बात क्या कहता है भैया, अगली बात क्या कहता है जनाब, अगली बात ये ऐसी कुछ कह देता है, the rate of reaction concerned will decrease in the concentration of the reactant, increase in the concentration of product per day, it can be explained in the intermediate or the एवरेज रेट में डिफाइन होते हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन रेट गिवन बाय रेट लो, अच्छा रेट कांस्टेंट, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड, सवाल क्या पूछा है, सवाल पूछा है कुछ इस प्रकार से, सवाल पूछा है कुछ इस, व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट कैसे लिखते हैं, देखो कोई भी कंसंट्रेशन C1 से C2 गई, टाइम T1 से T2 हुआ, मान लीजिए ए चेंज हो रहा है बी में, अरे ए चेंज हुआ बी में, उसकी कंसंट्रेशन C1 से C2 हुई T1 से T2 टाइम में, तो अगर मैं रेट लिखना चाहूं तो एवरेज रेट हमारा क्या होता है एवरेज रेट, एवरेज रेट क्या होगा माइनस का साइन, अगर मैं रिएक्टेंट के लिए लिख रहा हूं तो C2 माइनस में C1 डिवाइड बाय T2 माइनस में T1, ये एवरेज रेट किसके लिए डिफाइन होता है, किसके लिए डिफाइन होता है, फॉर लार्जर टाइम, फॉर लार्जर टाइम के लिए कौन डिफाइन होता है एवरेज रेट, और इंस्टेंटेनियस रेट किस लिए डिफाइन होता है स्मॉल टाइम के लिए। राइट द टू फैक्टर दैट इफेक्ट रिएक्शन, एक तो कैटलिस्ट, कैटलिस्ट इफेक्ट करता है क्या रेट ऑफ रिएक्शन को, वो क्या कर देता है स्लो फास्ट कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है फास्ट रिएक्शन करता है कैटलिस्ट। दूसरा आता है कंसंट्रेशन, अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दूं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दूं तो रेट क्या हो जाएगा फास्ट हो जाएगा, तो ऐसे आप बता सकते हो। टेम्परेचर का बता सकते हो, टेम्परेचर भी क्या करता है इफेक्ट करता है रिएक्शन को, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है C प्लस में K प्लस, अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दूं टेम्परेचर को तो रिएक्शन किसमें उसका रेट कांस्टेंट 2 टाइम बढ़ जाएगा पहले से, इसका मतलब जो रेट है वो 2 गुना बढ़ जाएगा किससे पहले से। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द के फॉर, पहले ये देखते हैं व्हाट हैपन टू द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है इंडिपेंडेंट होती है कंसंट्रेशन के, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इन जीरो ऑर्डर, इन जीरो ऑर्डर इज independent on concentration, independent of concentration, so rate will constant, रेट क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, रेट विल कांस्टेंट, रेट पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। यूनिट ऑफ के पूछा है, यूनिट का फॉर्मूला देखो
वैसे मैं सीधी भी लिख सकता हूँ मोल पर लीटर पर सेकंड, पर देखो समझो पहले बात को। तो अगर आपको यूनिट बतानी है तो आपको यूं बताना पड़ेगा। कैसे बताना पड़ेगा बोलते तो कंसंट्रेशन, एक फॉर्मूला ये होता है ना 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। एन की वैल्यू क्या है, ऑर्डर है 0, तो क्या हो जाएगी कंसंट्रेशन 1 सेकेंड इनवर्स। तो यूं लिख सकता हूँ मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्योंकि कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर, और साथ में सेकेंड इनवर्स लगा हुआ है, ये होगी। और में दिया हुआ है फॉर द रिएक्शन P प्लस में 2 की प्रोडक्ट। अच्छा ऐसा है, तो इसकी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। देखो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, इसका सम होता है, जो ये ऊपर पावर होती है, ये मत देखने लग जाना स्टोइचियोमेट्री। जो ये पावर में रेट के पावर में होती है ये होती है 1 प्लस में 1/2, क्या हो जाएगा भैया 3/2। 3/2 ऑर्डर है, 1.5 ऑर्डर है इसका, फ्रैक्शन में आ सकता है ऑर्डर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हाट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जो दिखे तो क्या सेकंड ऑर्डर की तरह, पर एक्चुअली में क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर की होती है। जैसे एक एग्जांपल है ये, एक मैंने एस्टर लिया उसको क्या करवा दो, पानी डाल दो उसमें, हाइड्रोलाइसिस। अब क्या बनाएगा CH3COOH और CH2H5OH, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेट लिखने जाओगे पहले इसका क्या रेट लिखने जाओगे तो क्या हो जाएगा KCH3COOC2H5, और यहाँ पे पानी। आपको लगेगा ये क्या है, आपको लगेगा ये कैसी है सेकंड ऑर्डर की, बट क्या हो जाती है पानी की अमाउंट क्या होती है, वाटर प्रेजेंट इन हायर अमाउंट। इसकी क्या अमाउंट होती है वाटर की, हायर अमाउंट में होती है। सो रेट विल नॉट डिपेंड ऑन इट, सो रेट विल नॉट डिपेंड हो, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं होगा, इतना ज्यादा है, तो इस पे रेट क्या डिपेंड नहीं करेगा, रेट विल नॉट डिपेंड ऑन इट, इस पे रेट नहीं डिपेंड करेगा। तो ओवरऑल जो रेट होगा फिर ऐसे लिख सकते हैं KCH3 डबल बॉन्ड OC2H5, तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, क्लियरली काम हो जाएगा। रेट किसके है, ये देखो यहाँ पे 1, तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, ये होती है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शो टू टाइप ऑफ लीकेज, प्राइमरी और सेकेंडरी का। अच्छा प्राइमरी वैलेंस है ना, सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयनाइजेबल, ऐसी कुछ बातें कही है उन्होंने। मेन क्वेश्चन आई है वर्नर थ्योरी से, वर्नर थ्योरी से सवाल पूछा है, वर्नर थ्योरी से। वो क्या कहता है, डज नॉट रिएक्ट विद AgNO3। AgNO3 से अगर रिएक्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब Cl इज नॉट प्रेजेंट आउटसाइड, Cl इज नॉट प्रेजेंट आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। Cl प्रेजेंट नहीं है आउटसाइड द स्फीयर, अगर Cl प्रेजेंट नहीं है तो कोई खेला नहीं हुआ, तो सारे के सारे जो आयंस है वो क्या है अंदर है, ये उसका फिर फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा अगर उसने Cl के साथ रिएक्ट नहीं किया तो। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ये। सेकेंडरी वैलेंसी देखो ये बताती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या है कोबाल्ट, इसके साथ Ne ऐसे लगा हुआ है, एक Ne दो कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है, ये देख लो, एक En, दो En है क्या इथाइल, इथेन 1,2 डाइअमीन, क्या है ये इथेन 1,2 डाइअमीन, इथेन 1,2 डाइअमीन। कैसा दिखता है ये कुछ इस प्रकार से दिखता है, ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। मेटल के साथ कैसे जुड़ा होगे, ये देखो N, एक ये एक कार्बन कार्बन, ये N ऐसे जुड़ा होता है। तो एक नाइट्रोजन, ये जो एक ही N का मॉलिक्यूल है दो कोऑर्डिनेशन में जुड़ा हुआ है। अब टोटल कितने, 3, तो टोटल सेकेंडरी वैलेंसी क्या आ गई 6। एक्चुअली में सेकेंडरी वैलेंसी होती क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर ही निकालना होता है। राइट द फॉर्मूला ऑफ Fe हेक्सासियानोफेरेट। हेक्सासियानोफेरेट का फॉर्मूला क्या होता है Fe4, ये तो सीधा क्वेश्चन है, CCN का होल 6, और यहाँ पर क्या हो जाता है होल थ्राइस। आप अगर इसकी वैलेंसी चार्ज करोगे तो देखोगे जो ये 3 लिखा होता है ना, ये क्या होती है इसकी वैलेंसी होती है Fe की, और ये जो 4 होता है क्या करो इसको FeCN का होल 6 -4 कर दो, यहाँ चार्ज ले जाओ, तो Fe की आप निकालोगे तो आ जाएगी +2, फेरेट की +2, और जो फेरिक है आयरन है उसकी क्या है +3। तो फॉर्मूला आपका जो एक्चुअली में है वो क्या है Fe4 ब्रैकेट FeCN का होल 6, यहाँ ब्रैकेट बंद और थ्राइस। राइट द आईयूपैक नेम ऑफ, ये जो लिखा हुआ है उसका आईयूपैक नेम देखो 5, ये क्या है अमीन है, पेंटा, पेंटा ए डबल एम आएगा अमीन, और उसके बाद क्लोराइड, क्लोराइडो, क्लोराइडो, और उसके बाद क्या कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 जो कि रोमन में लिखी जाएगी, थोड़ा सा स्पेस छोड़ो और ऊपर बाहर क्या लिख दो क्लोरीन। +3 कैसे आई जरा ध्यान से देखना, एक्स प्लस में नाइट अमोनिया के ऊपर 0 चार्ज, -1, यहाँ पे क्या +2, तो एक्स कितना आ गया +3, यहाँ से आई ये जो 3 मैंने लिखा।
राइट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ NiCN का होल फोर। देखो सबसे पहले Ni की क्या लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, Ni की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख डालो, या उससे पहले चार्ज निकाल डालो, x माइनस में 4 इज इक्वल टू माइनस में 2, x कितना आ गया, x कितना आ गया +2। सबसे पहले निकल के लिखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आर्गन लगा के क्या लिखोगे 4s2, 4s2 3d क्या होगा निकल, आयरन कोबाल्ट 3d8। अब यहाँ Ni2 पॉजिटिव की लिखोगे तो कैसे आएगी, आर्गन 4s0 3d8। अब क्या होगा देखो, सुनो जरा बोर्ड पर ध्यान लगाओ, ऐसा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होगा। अब क्या है, ये तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन, CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करेगा। जरा ध्यान से देखना, ये मस्त क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होगी पेयरिंग, ये होगी क्या पेयरिंग, ये भाई पेयरिंग हो चुकी है। अब देखना जरा ध्यान से, अब मुझे कितने CN चाहिए, 4 CN। इसके लिए ऑर्बिटल कौन सा यूज होगा, ये देखो यहाँ पे ये होता है P, ये होता है D, ये होता है S, ये होता है P। तो एक D का, एक S का और दो P के, DsP2, इसकी क्या हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा इसका, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। क्या कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ना जी ना, ये तो क्या है डायमैग्नेटिक। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेयर हो गए, क्योंकि CN कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। CN कैसा है आपका, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। उसके बाद क्या कहता है भैया वो, भैया अगले क्वेश्चन में कहता है स्ट्रेट खलरोच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। क्या कहता है खलरोच रा, क्या कहता है हमसे, खलरोच रा बड़ा जबरदस्त है, खलरोच बाबा, खलरोच बाबा। ये कहता है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक एक पॉइंट याद रखना, फॉर वीक इलेक्ट, सारे एनसीईआरटी से हैं। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए द for weak electrolyte, the molar conductance at infinite dilution, is equal to, at infinite dilution, the molar conductance for weak electrolyte, molar conductance at infinite dilution, at infinite और infinite तो पहले ही लिखा हुआ है, dilution लिखना था, कोई बात नहीं। infinite dilution is equal to sum of molar conductance of individual ions of इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि उसने पूछा है राइट द एक्सप्रेशन फॉर लिमिटिंग मोलर मतलब इनफिनाइट डिल्यूशन पे इसका एसिडिक एसिड का। देखो CH3COH का पूछा है, CH3COOH टूट के कितने, CH3COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव, तो इसका जो इन्फिनाइट डिल्यूशन होगा CM किसके इक्वल होगा, लैम्डा M ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस में लैम्डा M ऑफ H पॉजिटिव और ऊपर नोट इन्फिनाइट डिल्यूशन पे। ये आपका आंसर हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा। अगला कहता है कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क एंड लॉग C फॉर द गिवन रिएक्शन। अच्छा भाई पढ़ा देते हैं ये भी आपको। क्या कहता है वो, आप करो कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क। देखो डेल्टा G माइनस इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क, ये आपको पता होना चाहिए, ये क्या होता है मैक्सिमम वर्क होता है। अब क्या होता है, अब क्या बोलता है वो, Ni2 पॉजिटिव, Ni में गया इतना। सबसे पहले E नोट ऑफ सेल निकालो, डेल्टा E नोट ऑफ सेल वो होता है E कैथोड, E नोट ऑफ कैथोड माइनस में E नोट ऑफ एनोड। अब कैथोड कौन सा गया जिसका रिडक्शन होगा, Ag पॉजिटिव Ag में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन, ये होगी कैथोड। और Ni2 पॉजिटिव में जा रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जहाँ होता है वो क्या होती है एनोड। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड का हो जाएगा, ये जो है सकरा 0.25 ऐड करने पर आपका आई थिंक 1.05 आ गया ई नोट सेल। अब डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ एन एफ ई नोट सेल। डेल्टा जी ऐसे निकाल सकता हूँ, माइनस एन कितने कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, निकल 0 से निकल 2 में जा रहा है तो 2। एफ का फॉर्मूला 96500 मल्टीप्लाई में ई नोट सेल 1.05। आंसर डेल्टा जी का जो आया आपका माइनस में
कितना आ रहा है 202.6 किलो जाओ। ये अभी क्या है डेल्टा जी है, हमें मैक्सिमम वर्क निकालना है। ये देखो मैक्सिमम वर्क ये रहा, मैक्सिमम वर्क कितना आ जाएगा, बस साइन चेंज कर देना, पॉजिटिव लगा देना और क्या लिखा ना 202.6 किलो जाओ। ये मेरा क्या आ गया मैक्सिमम वर्क। अब क्या होता है देखो, एक फॉर्मूला रिलेशन होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के, और इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस में 2.303 आर टी लोग के। आर की वैल्यू क्या होती है 8.314 यूज कर देना। टी टेम्परेचर तुम्हें गिवन होगा 298 केल्विन, यहाँ से लोग के आ जाएगा, लोग के ही पूछा है, लोग के सी, लोग के सी कितना है आपका 35.5, आपका आंसर आ जाएगा लोग के सी 35.55 विद नो यूनिट। ठीक है, ये आपका खत्म हो गया 33। आपका कहता है स्टेट फ्राडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फ्राडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जितना आप अमाउंट ऑफ substance absorbed or released from the electrode is directly proportional to electricity passed on it। क्या कहता है amount of substance absorbed or released is directly proportional to electricity passed थ्रू them। कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उस पर डिपेंड करेगा क्या क्या अमाउंट एब्जॉर्ब होगा यहाँ से रिमूव होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट। क्या कहता है ये इलेक्ट्रिसिटी W जो अमाउंट एब्जॉर्ब हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट W इज इक्वल टू ZQ। Z क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट। ये तो था फ्राडे का, हाउ मच चार्ज इन द टर्म्स ऑफ द फ्राडे रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cu2 पॉजिटिव। Cu2 पॉजिटिव का अगर रिडक्शन करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या Cu। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा सीधा होगा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फ्राडे चाहिए होती है तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना 2 फ्राडे। इजी सा था, ये तो कुछ था ही नहीं। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फ्लोइंग सेल। अच्छा ऐसा पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ईएमएफ पूछा उसने। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ई का फॉर्मूला होता है ईएमएफ का, ले लो ई नोट सेल माइनस में 298 केल्विन पे पूछा तो सीधा आ जाएगा 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, अब रिएक्शन देखो कैसी चली है ये, Mg प्लस में Cu2 पॉजिटिव चेंजेस इनटू Mg2 पॉजिटिव प्लस में क्या Cu। खतरनाक वाली बात कुछ है नहीं, log Mg2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय Cu2 पॉजिटिव। ये लीजिए सारी वैल्यू दे रखे हैं, पुट कर दो 2.71 माइनस में 0.0591। n की वैल्यू 2 है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ये लो भाई Mg0 से Mg2 पॉजिटिव नहीं है क्या, Mg2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन दी है 0.1 डिवाइडेड बाय 0.01। वाह 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 वाह, 2.71 माइनस में 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू log 10। log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये ऐसा लिख सकते हैं 0.71 माइनस में क्या हो गया 0.0591 डिवाइडेड बाई 2। 2.71 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ख्याल से 2 बन जाए 2, 2 7 जा 14, 1 5.242 को माइनस कर दो किससे 0.59। ओके ओके भाई, मैं कह रहा हूँ ओके 0.0591 से माइनस कर दो। ये लीजिए आंसर, क्लियर कट आंसर आ जाएगा ये 13 8। यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई क्या, रुक जाओ 9, यहाँ पे क्या 11 आ जाएगा 6 3 5, ऐसा आंसर आ जाएगा 5 पॉइंट क्या आ जाएगा 5.369। ये आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। बढ़िया था क्वेश्चन, तो वोल्ट आ जाएगा, वोल्ट लगा लेना पीछे। अगला क्वेश्चन कहते हैं मैग्नीशियम एग्जिट द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों दिखाता है ऐसा +7। देखना जरा ध्यान से, पहले मैग्नीज का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो। क्यों ऐसा है मैग्नीज के बारे में बोला जा रहा है, ये लीजिए मैग्नीज आर्गन 4s2 अरे बोलो, चल क्यों नहीं रहा भाई, क्या हो गया, सर्किट चेक करो भाई, डिजिटल बोर्ड में खराबी। एक मिनट बच्चों, जस्ट मोमेंट का वेट कर दिया मैंने, ये लो हाँ क्लियर होगा। मैग्नीज का लिख दो भाई आर्गन, उसके बाद क्या आएगा 4s2 3d5।
और मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन 4s में और 3d5 के ये लीजिए इलेक्ट्रॉन 4s। वैसे इससे पहले होता है, पहले 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फिर किससे, डी से इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली में इन दोनों के एनर्जी गैप क्या होता है, लेस एनर्जी गैप होता है। लेस एनर्जी क्या होता है, गैप कम होता है। तो इसके भी इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सातों इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इसलिए वो +7 दिखाता है। सही है। ट्रांजिशन मेटल जनरली फाउंड इन द गुड कैटलिस्ट बिकॉज क्या कहते हैं, सरफेस एरिया हाई होता है। एक तो क्या कहते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। एक्चुअल रीजन तो ये है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और क्या दिखाते हैं, हाई सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, हाई सरफेस एरिया। दोनों रीजन से जाना जाता है ये। चैट वाज रिड्यूसिंग इन नेचर व्हाइल द सेम डी ऑर्बिटल। अच्छा ऐसा है क्या, Cr2 रिड्यूसिंग का मतलब क्या है, वो ऑक्सीडेशन में जाना चाहता है। भाई गजब की बात है, Cr2 पॉजिटिव के दिखाओगे तो कैसा है Cr2 पॉजिटिव, भाई कैसा है ये जिंदगी में। डी में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, डी में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये क्यों चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दो, एक इलेक्ट्रॉन अगर चाहेगा ऑक्सीडेशन में तो ये D3 बन जाएगा। क्या फायदा होगा, एक्चुअली में फायदा तब होगा जब इसका क्या बनाओगे आप, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये देखो ये इसका ऑक्टाहेड्रल 1 2 3 कैसी होगी, एग्जैक्टली हाफ फील्ड। यहाँ से इसका आंसर आना था, एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो चुकी है ये। तो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगी, स्टेबल, इसलिए वो ऑक्सीडेशन में जाना चाहता है। Mn3 पॉजिटिव कहता है मैं रिडक्शन में जाना चाहता हूँ, मैं रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब रिडक्शन में जाना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब रिडक्शन में जाना चाहता हूँ। क्यों, क्या फंसी पड़ी है। Mn3 पॉजिटिव को देखो, D4, ये लीजिए D4, इसका काम इसी से चल जाएगा, 1 2 3 4। अगर एक इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस होके एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो हाफ फील्ड क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ये हाफ फील्ड। और सबको पता है हाफ फील्ड और फुली फील्ड होती है तो तारे चमकते हैं स्टेबिलिटी के। ये लीजिए स्टेबल हो गया बच्चों ये। Cu पॉजिटिव अनस्टेबल एट एक्वा सॉल्यूशन, भाई गजब का आंसर है इसका भी, सारे एक्सेप्शन पूछ रखे हैं, वाह बढ़िया है, बढ़िया है। बोर्ड वाला, ए बोर्ड वालों 100 नंबर का 100 में से 100 आ सकते हैं, प्रैक्टिकल में तो लगा ही दोगे, इसमें तो बढ़िया नंबर आ सकते हैं आपके। 70, कोई गुंजाइश ही नहीं गलती की। Cu पॉजिटिव और क्या है, एक्वा सॉल्यूशन में अनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि देखो Cu पॉजिटिव का क्या खेला है, Cu पॉजिटिव के चारों तरफ अगर आप H2O में डालोगे तो इसकी क्या है, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ Cu2 पॉजिटिव, इसकी क्या है, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्यों हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, बताता हूँ क्यों हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, क्योंकि क्या है Cu2 पॉजिटिव का क्या है, स्मॉलर साइज है, स्मॉलर साइज है, इसलिए इसके चारों तरफ क्या पानी इकट्ठा हो सकता है। पर इसका क्या है, Cu2 पॉजिटिव का क्या है, लेस हाइड्रेशन एंथैल्पी, कंपैरिजन है इसका, लेस हाइड्रेशन एंथैल्पी, लेस हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसकी वजह से Cu2 पॉजिटिव एक्वस में जीतता है। अगर नॉर्मल पूछता तो Cu पॉजिटिव जीतता, फिर वो D10 वाला बताना पड़ता। दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर नॉर्मल पूछता तो ये होता है, अगर एक्वस में पूछा है तो ये जीत जाएगा। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे D10 है, यहाँ पे D9 है। समझ गए ना, वो वाला केस है ये। अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक, लास्ट क्वेश्चन होगा, हाँ ये रहा लास्ट क्वेश्चन। क्या है, इथेनॉल ऑर्गेनिक का क्वेश्चन। इथेनॉल को क्या कहते हैं, बुटीनी, इथेनल। ये मेरा इथेनल है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, कोई बात नहीं, इसको इसमें बनाना है। ये लीजिए, ये सेल्फ एल्डोल करवा दो, कौन सी करवा दो, सेल्फ एल्डोल, पढ़िए ना सेल्फ एल्डोल, एल्डिहाइड में कीटोन में करवाओ। CH3COOH, so इसके पहले सबसे रिएक्शन NaOH से करवाओगे, क्या होगा, CH2C डबल बॉन्ड OH, यहाँ नेगेटिव। अब इसकी रिएक्शन इससे फिर से करवा दो, ये लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, ये लीजिए यहाँ पे अटैक, क्या बना, ये बन गया, ये बन गया OH। अब क्या होगा, फिर से क्या होगा, हीट देके एलिमिनेशन हो जाता है, ये लीजिए एलिमिनेशन, ये लीजिए एलिमिनेशन। यहाँ पे H पॉजिटिव और डाल देना ताकि एल्कोहल बन जाए। ये थी इसकी ये। प्रोपेनोइक एसिड टू क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, ये तो कौन सी रिएक्शन मुझे याद आ रही है एसिड की, ये Cl2 किसके, रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, हेल्होल्ड वेन जेलेंस्काई रिएक्शन। क्या होता है, यहाँ पे Cl आ जाता है और ये बन जाता है HVZ रिएक्शन है ये। क्या फर्क, सारी एनसीईआरटी पेल रखी है। एन एल्कीन विद मोलिकुलर फॉर्मूला C5H10 on ozonolysis give a mixture of compound B और C। कंपाउंड बी गिव्स ओजोनोलाइसिस करवाना, अच्छा एल्कीन है ये, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंपाउंड बी गिव पॉजिटिव फाइलिंग टेस्ट आल्सो रिएक्ट विद आयोडीन, अच्छा फाइलिंग टेस्ट देता है तो इसका मतलब कीटोन तो नहीं है, वो कीटोन तो नहीं है, एल्डिहाइड है।
बी क्या है, बी क्या है, एल्डिहाइड है, ये क्लियर बात होगी। और आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, इसका मतलब CH3 ग्रुप होना चाहिए, तो सीधी सी बात है बी मेरा ये बनेगा, क्लियर बात है, मेरा बी ये बनेगा। और क्या है, सॉरी, कंपाउंड सी फेलिंग नहीं देता तो कीटोन तो हो नहीं सकता, बट आइडोफॉर्म देता है, तो मेरा ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है। ये मेरे बी और सी आ गए। अब ये कैसे बनाओगे ओजोनोलाइसिस, ये देख लीजिए, अगर मैं इसकी ओजोनोलाइसिस करवा दूं, क्या बनेगा, ये नहीं, ये नहीं बनेगा, तो ये नहीं हो सकता। और सोचो, ये क्या मैं इसकी करवा सकता हूँ, ये अगर मैं इसकी ओजोनोलाइसिस करवाता हूँ, ये लीजिए मैंने ओजोनो O3 डाल दिया, तो ये बन गया ये, और ये बन गया मेरा ये, यस, ये होगा मेरा कौन सा, ये मेरा क्या है, ए। ये मेरा बी कहाँ गया, मेरा बी कहाँ गया, ये मेरा बी और ये मेरा सी, क्लियर आंसर था। डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये एक है आइडोफॉर्म टेस्ट करवा दो, इसको आइडोफॉर्म कराओगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये क्या देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा, बिल्कुल देगा आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव। NaOH साथ, ये क्या बन जाएगा, CH3 CCOO Na, और क्या बनेगा CHI3, येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। यस, लेकिन इसकी कराओगे नोट गिव आइडोफॉर्म, नोट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ये देगा। इथेनॉल इथेनोइक एसिड, इथेनॉल है ये, और क्या है, इथेनोइक एसिड है ये। अगर आप ये, इसका टेस्ट होता है Na2CO3, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा दो तो CO2 रिलीज होगी, लेकिन यहाँ आप Na2CO3 के साथ कराओगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइम ऑफ एसीटोन, एसीटोन ऑक्साइम की रिएक्शन करानी, ये दे लीजिए C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन है, इसकी करवा दो NH2OH साथ, ये करवा दो ये डबल बॉन्ड NOH, ये मेरा क्या बन गया, ऑक्साइम बन गया, ये मेरा क्या बन गया, ऑक्साइम बन गया। उसने स्ट्रक्चर पूछा, मैंने तो रिएक्शन ही बता दी। ये क्या है, PCl5, क्या ही पंगा है, ये देखो COOH, ये वाली करवा रहा हूं मैं ये रिएक्शन यहाँ पर, इसकी रिएक्शन कराइए PCl5 से, क्या फर्क पड़ता है, ये देखो, ये मेरा क्या आ जाएगा Cl, उसके बाद इसकी रिएक्शन कराइए H2PDBaSO4 से, ये बन जाएगा एल्डिहाइड, ये बन जाएगा एल्डिहाइड, लिनलार्ड कैटलिस्ट। उसके बाद इसकी रिएक्शन करवा दी, ये मेरा बी बन गया, ये मेरा ए बन गया। उसके बाद इसकी रिएक्शन करवाइए सी की तरफ जाने के लिए, CH3MgBr प्लस में H पॉजिटिव डाला है, ये बना देता है CH3COH और CH3, कि ये CH3 आएगा यहाँ पर रिएक्ट कर जाएगा, ये बना देगा, क्या बना है, ये सी बन गया मेरा। डी के लिए क्या कहता है, डी के लिए मेरे पास क्या कहता है, मेरे पास डी के लिए, बी का मैंने क्या करवाना है, CHO, इसकी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद का ऑक्सीडेशन दूसरों का रिडक्शन, जब एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल, ये मेरा डी हो गया भाई। ये मेरा सी हो गया, मैं दूसरे कलर से शो करता हूँ, रेड कलर से, ये मेरा सी हो गया, ये मेरा डी हो गया बेटा जी, और ये मेरा क्या हो गया, बी हो गया, और ए कहाँ गया मेरा, ए तो ये रहा मेरा ए ये रहा मेरा ए, ये लीजिए मैंने चारों के चारों खत्म करवाया, तो ये हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है एक सेट ए। ठीक है, अगले क्लास में दूसरा सेट लाऊंगा क्लास 12th का, तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, पढ़ते रहिए, बोर्ड नजदीक है, सारे सेट बोर्ड से पहले मैं कोशिश करूंगा, देखो मैं कोशिश कर सकता हूँ, जितनी हेल्प होगी मैं कर दूंगा यूट्यूब पर। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में।